नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि आप भी इस कोशिश में शामिल हों, इसीलिए आपसे लगातार गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दी गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। चीनी सेना की एक और घुसपैठ 18 किलोमीटर भीतर तक घुसी। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने भी रामदेव की दवा पर लगाई रोक। यूपी के 4 जिलों में मृत्यु दर दिल्ली मुंबई से भी ज़्यादा। आपातकाल के 45 साल, मोदी शाह ने बोला कांग्रेस पर तीखा हमला। सोनू निगम से झगड़े में दिव्या खोसला भी कूदी, लगाए कई आरोप। आज की खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, गलवान घाटी में तनाव कम करने की बात अभी चल ही रही है कि चीन ने लद्दाख में एक और मोर्चा खोल दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक देप्सांग प्लेन्स नाम की एक जगह के पास नियंत्रण रेखा को पार करके काफ़ी भीतर तक घुस आए हैं। जिस जगह चीनी सेना का ये अतिक्रमण हुआ है उसे बॉटन लेक या वाई जंक्शन कहा जाता है। ये नियंत्रण रेखा से 18 किलोमीटर पीछे भारतीय सीमा में है। 2013 में भी चीन ने यहां अपने टेंट गाड़ दिए थे, लेकिन तब भारत सरकार के विरोध के बाद वे वापस चले गए थे। वहीं गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि चीन बड़े पैमाने पर सैनिक ढांचे को खड़ा कर रहा है। ये उन क्षेत्रों में है जहां पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही थी। गलवान घाटी की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीनी सेना ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP-14 पर बड़ा ढांचा तैयार कर लिया है और वहां चीनी सेना तैनात है। PP-14 वही जगह है जहां 15 जून को चीन की सेना के साथ झड़प हुई थी और भारतीय सेना के एक अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने एक तरफ तो बातचीत का सिलसिला चला रखा है और दूसरी तरफ अपने अभियान को वो धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। उस पूरे इलाके में घुसपैठ अपनी करता जा रहा है और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी हो सकता है वो कर रहा है। उन क्षेत्रों में भी दखल दे रहा है जो अब तक भारत के हिस्से में आते थे, भारत के प्रभाव क्षेत्र में थे, भारत का अधिकार था जिन पर, उनमें दखल दे रहा है। वहाँ टेंट बना रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, वहाँ उसकी सैनिकों की तैनाती भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे अभी सैनिक लेवल पर बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है, कल ही बातचीत हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट के लिए सहमत हो गए, यानी वापस अपनी अपनी जगहों पर दोनों तरफ की सेनाएं लौटने के लिए सहमत हो गई हैं। केवल टाइम टेबल तय नहीं हुआ है। इन खबरों के बीच में जब ये खबर आ रही कि देप्सांग में भारतीय सेना को ढकेलते हुए चीनी सेना 18 किलोमीटर अंदर तक आ गई है और भारतीय सेना ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं की है, तो एक चिंता की बात है कि भारतीय सेना रोक क्यों नहीं रही है, या क्या वहाँ चीनी सेना को खुली छूट मिल गई है। एक बात तो ये चिंता की है। दूसरी बात यह है कि आखिरकार चीन चाहता क्या है? क्या वो युद्ध चाह रहा है? क्या वो चाह रहा है कि एक पूरी लड़ाई लड़ने पर आमादा है, या उस पूरे इलाके में अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए अक्साई चीन तक वहाँ पूरा एक जो अपना जो उसके बाद उसकी अपना इलाका आता है वहाँ तक एक जो लगातार कोशिश कर रहा है कि अपना अधिकार बन जाए ताकि भारत का दखल कम हो और अपना उस पूरे इलाके में अपना सैनिक दबदबा कायम कर ले। तो ये एक जो प्रयास चीन की तरफ से हो रहा है ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। भारत ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अगर हम देखें कि गलवान घाटी में भी जहां कहा गया था कि 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चीन ने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस सफाई नहीं आई है। प्रधानमंत्री का आधा अधूरा बयान आया था जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, उसके बाद से कोई सफाई नहीं आई है। केंद्र सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही इसके बारे में भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन
अगर आप चीनी मीडिया को देखें, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को देखें, तो उसमें भी इसी तरह की खबरें हैं जिसमें धमकाने वाला सुर है, भारत को चेतावनी देने वाले अंदाज में चीज़ें पब्लिश हो रही हैं। तो चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार, हमारी सेना कहाँ पर, किस मोड़ पर खड़ी है, वो क्या कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है, या बातचीत में उसे उम्मीद लग रही है कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। लेकिन ये जो तमाम खबरें आ रही हैं वो उसमें संदेह पैदा करती हैं, क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, देप्सांग से आने वाली रिपोर्ट कुछ और कह रही हैं, और ये सब मीडिया के ज़रिए हमारे पास पहुंच रहा है। सरकार के अधिकृत सूत्रों के ज़रिए, स्रोतों के ज़रिए हमारे पास जानकारी नहीं आ रही। तो ये बड़ी चिंता की बात है और निश्चित रूप से एक और बिल्टअप हो रहा है सरकार के काम करने के ढंग को लेकर शंकाएं बढ़ रही हैं। सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, इसको लेकर एक चिंता पैदा हो रही है। सरकार की जवाबदेही अब फिर से मांगने की इच्छा होती है। अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन अगली खबर शुरू करने से पहले आपसे फिर निवेदन कर दूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिएगा। अगली खबर बाबा रामदेव से जुड़ी है। बाबा रामदेव की कोरोना से बचाने का दावा करने वाली कथित दवा कोरोनिल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस दवा पर हर तरफ से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तो इसकी बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में जाली दवा को बेचने की इजाज़त नहीं दे सकती है। साफ साफ कह दिया उन्होंने कि ये कोरोनिल जो है ये फर्जी दवाई है, ये जाली दवाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना किसी पुख्ता क्लिनिकल ट्रायल के उनकी कंपनी को कोरोना की दवा बेचने की इजाज़त महाराष्ट्र में नहीं दी जाएगी। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी कहा था कि बिना केंद्रीय आयुष मंत्रालय की अनुमति के ये दवा नहीं बेची जा सकती। इसके अलावा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली थी। उधर अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि रामदेव ने कोरोनिल के मामले में कई तरह के झूठ बोले और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन भी किया है। तो दो राज्यों ने खुलकर रामदेव की इस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कायदे से ये प्रतिबंध आयुष मंत्रालय की तरफ से आना चाहिए। जब उसने विज्ञापन रोके थे तो इसकी बिक्री पर भी रोक लगाई जानी चाहिए थी। जब तक क्लीयरेंस नहीं मिल जाता सरकार का, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता सरकार की तरफ से, तब तक कोई भी दवा बाज़ार में कैसे बिक सकती है, वो भी इस तरह की बड़ी बीमारी का जिसका दुनिया भर में शोर है, जिसको दुनिया भर जो पूरी दुनिया त्रस्त है जिस बीमारी से, उसकी दवा इस तरह से झूठ के आधार पर बेची जाए, ये बहुत शर्मनाक है और भारत सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार चुप बैठ गई है, बल्कि बीजेपी के कई नेता तो अब रामदेव की इस दवा का समर्थन भी करने लगे हैं। ये बड़ा दुखद पक्ष है कि हमारा जो कानूनी ढांचा है दवाओं को मंजूरी देने के मामले में, दवाओं के ट्रायल के मामले में, उनका परीक्षण के मामले में और फिर उनके अंतिम रूप से उसको स्वीकृति मिलने के मामले में, उसको सबको धता बताते हुए रामदेव, आप पता ही है कि उत्तराखंड सरकार के महकमे को झूठ बोला था। उन्होंने कफ और सर्दी की जुकाम की दवा के नाम पर लाइसेंस लिया और घोषणा की कि हमने कोरोना की दवाई बना ली। तो ये तमाम तरह के झूठ रामदेव की तरफ से और उनकी कंपनी पतंजलि की तरफ से बोले जा रहे हैं, दिव्य फार्मेसी की तरफ से, और इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कानूनों का उल्लंघन भी है। तो जो भी इसमें FIR वगैरह दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद आगे कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी तक भारत सरकार आयुष मंत्रालय करता हुआ नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि इसके अपने कारण हैं, क्योंकि रामदेव संघ परिवार के निकटतम सदस्य हैं और भारत सरकार की उन पर बड़ी कृपा रही है, तो जाहिर है कि उनको बचाने की कोशिशें भी की जा रही होंगी। ये एक अच्छी बात नहीं है हमारे पूरे मेडिकल इन्वायरमेंट के लिए कि कुछ लोगों को इस तरह की छूट दी जाए कि वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। और अब अगली बड़ी खबर लेते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराते जा रहे होंगे। जो खबरें आपने देखी हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें बता रहे होंगे। और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में भी अगर कोई राय हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। तो अगली खबर लेते हैं। कोरोना वायरस के मामले में
योगी सरकार भले ही यूपी की स्थिति को दिल्ली, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों की तुलना में बेहतर बताती रही हो, लेकिन आगरा, मेरठ समेत कई जिलों में बढ़ती मृत्युदर सरकार के लिए चुनौती और संकट बनती जा रही है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने यूपी सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही कहा है कि यूपी के 4 जिले मृत्यु दर के मामले में देश के टॉप 15 शहरों में हैं। प्रियंका के ट्वीट में मेरठ, आगरा, झांसी और एटा की मृत्यु दर का जिक्र किया गया है। प्रियंका ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर केस नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर मृत्यु दर कैसे बढ़ रही है। यूपी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में 9% मृत्यु दर है, आगरा में 7% मृत्यु दर है, झांसी में 10.7% मृत्यु दर है और एटा में लगभग 6.9% मृत्यु दर है। बता दें कि लॉकडाउन की शुरुआत में आगरा मॉडल की काफ़ी तारीफ हो रही थी और योगी सरकार भी इसकी जमकर तारीफ कर रही थी, बाहर भी तारीफ हो रही थी, लेकिन अब वहाँ भी हालात बदतर दिखाई दे रहे हैं। आगरा में 1150 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 84 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 28 मौतें इसी महीने हुई हैं। यहाँ 7% के करीब मृत्यु दर है, जो कि यूपी के 3.10 से दोगुनी से भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत 2.7% से लगभग 2.5 गुना है। इतनी मृत्यु दर तो दिल्ली और मुंबई में भी नहीं है, जहाँ कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का मामला काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी पर्देदारी वहाँ बरती जा रही है। ये कहा जा रहा है, बल्कि ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे कम टेस्टिंग वाले राज्य हैं उनमें यूपी, बिहार हैं। बिहार सबसे नीचे है और उसके बाद यूपी का नंबर है। तो जब टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं तो मामले भी कम निकलेंगे, लेकिन जितने मामले निकल रहे हैं उनमें से उनको भी देख रेख नहीं हो रही उन मरीजों की, और जाहिर है कि इतनी मृत्यु दर दुनिया भर में कोरोना से मरने की मृत्यु दर, औसत मृत्यु दर 3% से ज़्यादा नहीं है और हिंदुस्तान में भी, भारत में भी 2.7 के आसपास है। लेकिन अगर इन जिलों में इतनी मृत्यु दर है, एक जगह 11% के आसपास पहुंच रही है, तो ये बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी चिंता की बात है और ये पूरे राज्य सरकार के महकमे को, पूरे निज़ाम को एक्सपोज करती है। केंद्र राज्य सरकार के दावों को झुटलाती है कि वो कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल ठीक ठाक नहीं है। आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, छिपाया जा रहा है, टेस्टिंग कम की जा रही है, जिसकी वजह से कम केसेस आ रहे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति है और आगे चलकर हमें और भी इससे बड़े बुरे आंकड़े देखने को, सुनने को मिल सकते हैं। तो इस चेतावनी को समझना चाहिए। आंकड़े ये आपके राज्य सरकार के हैं, योगी सरकार के हैं, किसी दूसरे ने आंकड़े नहीं दिए। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रियंका गांधी ने ये आरोप लगाया है और सरकार को बजाय इसमें राजनीति में उलझने के, प्रियंका को जवाब देने के, स्थितियों को ठीक करने पर ध्यान लगाना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल के लिए कांग्रेस को कोसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया है, वहाँ नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। शाह ने आपातकाल को याद करते हुए कहा, 45 साल पहले इस दिन सत्ता के लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था, भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन लोगों को याद किया जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 45 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक कलंक है, एक काला धब्बा है और निश्चित रूप से वो कांग्रेस के माथे पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि वही शासन में थी, वही सत्ता में थी और उन 2 सालों में बहुत ज़्यादती हिंदुस्तान में हुई है। उसके खिलाफ लड़ना भी पड़ा, लोगों को जेल जाना पड़ा, तो वो एक बड़ा काला अध्याय है और उसको हमें याद रखना चाहिए। लेकिन जो दूसरा काला अध्याय हमारे
जीवन काल में लिखा जा रहा है उसको भी अनदेखा न किया जाए, क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं दरअसल वो एक अघोषित आपातकाल भी देश में लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं कि मीडिया की हालत क्या कर दी गई है, उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। वो मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता, विपक्ष से सवाल पूछता है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी का, तो वो छीन ली गई है पूरी तरह से। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से दमन का एक रुख सिलसिला इस सरकार के कार्यकाल में चल रहा है। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। तो आपातकाल के बहुत सारे लक्षण आज के समय में भी दिख रहे हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये अघोषित आपातकाल है। ठीक है, 25 जून की तरह, इंदिरा गांधी की तरह आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिना घोषणा के आपातकाल के वे सारे टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके से डराया धमकाना जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई और दूसरी एजेंसीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। तो लगभग वही स्थिति अभी भी है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे चलनी सूपा से कह रही हो तेरे में छेद। तो ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का भी, इस सरकार का भी, कि वो आपातकाल की निंदा कर रही, लेकिन एक तरह का आपातकाल वो खुद लागू कर रही है इस देश में। ये बड़ी ही विकट स्थिति है और चिंताजनक स्थिति है। पूरी दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहुत सिकुड़ चुका है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है घुटना उसके गले में रख कर। तो ये लोकतंत्र कह रहा है आई कांट ब्रीथ। तो ये एक स्थिति बन गई है हिंदुस्तान में। तो ये भी देखना चाहिए, एक आपातकाल को याद करना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए और दूसरे आपातकाल के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी ज़िंदा रहे, फ्रीडम ऑफ प्रेस जिंदा रहे, आम लोगों की आज़ादी ज़िंदा रहे, उन्हें ये ना कहना पड़े लड़के लेंगे आज़ादी। और आइए अब आज की अंतिम बड़ी खबर लेते हैं। टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने पति के बचाव में उतरते हुए सोनू निगम पर पलटवार किया है। सोनू ने भूषण को म्यूजिक माफिया बताते हुए उन पर कई आरोप लगाए थे। दिव्या ने कहा कि भूषण जी आपके पास आते थे और लोगों से मिलवाने के लिए कहते थे। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सोनू निगम जी खुद 5 रुपए में दिल्ली की रामलीला में गाना गाया करते थे। वहाँ से गुलशन कुमार जी ने आपकी प्रतिभा को पहचान कर आपको मुंबई बुलाया और कहा कि बेटा मैं आपको बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा। उन्होंने आपको इतने मौके देकर एक मुकाम तक पहुँचाए, लेकिन आपने क्या किया? दिव्या ने आगे कहा, गुलशन जी की हत्या के बाद भूषण जी ने सिर्फ 18 साल के थे उस समय और किसी को जानते भी नहीं थे, तो आपको अपना समझकर आपके पास मदद मांगने आए थे और आज आप एहसान जता रहे हैं। दिव्या बोली, सोनू जी आपने कहा कि भूषण आपके पास आकर अबू सलेम से बचाने के लिए कहते थे, तो ये बताइए कि वे आपके पास आते ही क्यों थे? क्या आपके रिश्ते अबू सलेम से थे? बिल्कुल थे, तभी तो वे आपके पास मदद मांगने आए थे। ये बात आपने खुद बोली है, इस बात की जांच होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म का सवाल उठा, भाई भतीजावाद की बात उठी और उसके बाद से ये खुलता मामला पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैल गया। और फिर सोनू निगम ने कहा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी ये माफिया काम करता है। उन्होंने 2 म्यूज़िक कंपनियों का नाम लिया, जिसमें से एक टी सीरीज़ है, और फिर उसके बाद ये बात शुरू हो गई। तो बहुत सारे सिंगर्स ने भी टी सीरीज़ पर आरोप लगाया है कि वो रीमिक्स वर्जन पे ज़्यादा जोर देता है और जो नए कलाकार हैं उनको कम मौका मिलता है, और जो कलाकार हैं उनको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकी दादागिरी चल रही है, इनका माफिया राज है। जो ये चाहते हैं वही करते हैं, क्योंकि इनका एक मोनोपोली है पूरी इंडस्ट्री में। तो ये झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। सोनू निगम लगातार विवाद में रहने वाले व्यक्ति हैं और कभी कभी वो हदें भी लांघते हैं। तो उन्होंने कई तरह के ऐसे बयान दिए जो निश्चित रूप से खटास बढ़ाने वाले थे, लेकिन ये इस बहाने इंडस्ट्री का गटर खुल रहा है। इंडस्ट्री में कितनी गंदगी भरी हुई है ये सामने आ रही है। इनके बयानों के स्तर का देखिए, इनमें जो बातचीत हो रही है उसका स्तर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सोनू निगम किस भाषा में किन आरोपों की बात कर रहे हैं। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार और उनकी पत्नी किस स्तर पर उतर आए हैं। तो ये
ये गंदगी पूरे फिल्म इंडस्ट्री में भरी हुई है, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, और वो अब धीरे धीरे निकल रही है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब जानते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री किस तरह से उसमें अंडरवर्ल्ड का भी एक रोल था। गुलशन कुमार की तो हत्या ही का एक कारण वही था। तो ये पूरी इंडस्ट्री का एक रूप जो है वो जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इस बहाने उनको जानने का मौका मिल रहा है। और अब इस बुलेटिन ख़त्म करने से पहले कोरोना के बारे में आपको ताज़ा तरीन जानकारी दे देते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 17,000 नए मामले आए हैं। ये फिर एक नया रिकॉर्ड है। कुल संक्रमितों की संख्या 4,73,000 से अधिक हो गई, जबकि कुल 14,894 मौतें 24 घंटे के अंदर हुई हैं। भारत में अभी तक 75,60,000 से अधिक टेस्टिंग हो चुकी है। टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 94 लाख के पार चली गई है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।